गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द एटॉमिक मास। बेटा फर्स्टली एटॉमिक मास बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा, एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल। याद रखना बच्चों, अगर कोई भी चीज़ सिंगल एग्जिस्ट करे, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन अकेला है, हीलियम अकेला है, तो अगर ये अकेला एग्जिस्ट करेगा तो इसे बोलेंगे हम एटम। यही बेटा ये किसी के साथ मिलकर रहे, ठीक है, यही बेटा ये किसी के साथ मिलकर रहे तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो ये किसी के साथ मिल के रह रहा है तो इसे बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, अगर ये अकेला है तो एटम और दो मिल के रहे तो मॉलिक्यूल। याद रखना बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, जिनमें से सिर्फ एक हैलोजन फैमिली होता है, हैलोजन, जिसे हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। सॉरी, हैलोजन नहीं, इसे बोलते हैं बेटा इनर्ट गैस, इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो होता है बेटा, इस फैमिली के अंदर जो होता है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है बेटा, ये एक ऐसे ग्रुप होते हैं, मतलब आप मान लो ये इस फैमिली 118 फैमिली के एक ऐसे मेंबर्स हैं जो किसी से भी नहीं लड़ते, जिनको किसी से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, सीधी सी बात है। इन केमिस्ट्री में जनरल साइंस में बात ये होती है, जो बेटा किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है बेटा, वो होगा इनर्ट। ठीक है, जो रिएक्ट करेगा वो रिएक्टिव होगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा वो होगा इनर्ट। ठीक है बेटा, तो इसलिए सिर्फ ये होते हैं जो अकेले रहते हैं, जैसे ये नियोन हो गया, आर्गन, ये सभी क्या होते हैं बेटा, एटम के फॉर्म में ही रहते हैं ऑलवेज। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं एलिमेंट्स वो सभी जुड़ के रहते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कि बेटा आप कोई सामान वे करते हो, ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ है, सेब है, कुछ भी आप खरीदते हो, 1 किलो बोलते हो ना, वैसे भी बेटा 118 जो एलिमेंट है बच्चों, इनका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है। तो हम इन सिंपल में बोलते हैं, तो हम अपने सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम तो वैसे वेट करते हैं ग्राम किलोग्राम में, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है इन 118 एलिमेंट के साथ जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, इनका वेट बेटा काफ़ी ज़्यादा कम होता है। काफ़ी ज़्यादा कम का मतलब आप ये देखो, ये जो वेट देख रहे हो ना आप, ये 0. ये इतने सारे 0 के बाद 1673 किलोग्राम, ये देखो वेट, ये है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये इतना किलोग्राम, यानी कि 1.673 10 के 27, यानी 0 के बाद 27, 0 के बाद 1673 आएगा। अब सोच सकते हो कि ऐसा वेट आप कहीं पे भी वे कर सकते हो, कोई ऐसा मशीन है जिसमें वे हो सकता है? बेटा ये इम्पॉसिबल है इसका वे करना। ठीक है, तो पर फिर भी हमें वेट चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, कार्बन लिया। ठीक है, कार्बन का इन्होंने क्या बोला, कार्बन का वेट है 12। एक चीज़ याद रखना बच्चों, जो आपके आसपास जो भी आपको दिख रहे हैं ना, 1 किलो के, आप दुकान जाते हो 1 किलो दे दो, तो वो 1 किलो जो वे करता है ना, एक्चुअल में आपको क्या लगता है वो 1 किलो कहाँ से आया होगा? स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों, कुछ भी शुरू करने से पहले क्या करते हैं, ये एक चीज़ को स्टैंडर्ड मानते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जैसे हमने क्या बोला, 100% स्टैंडर्ड। अब मान लो कि 100% ना हो के स्टैंडर्ड, अगर उस टाइम बंदों ने उस टाइम लोगों, बड़े बड़े जो टीचर्स थे या तो साइंटिस्ट, उन्होंने सोचा 100% ना स्टैंडर्ड हो गया, 50% स्टैंडर्ड, तो फिर आज हमारे लिए 50% स्टैंडर्ड होता है कि 50% मार्क्स लेने हैं, तो हम टॉप कर गए। ठीक है बेटा, उसी तरह 100 सोचा गया, तो उन्होंने क्या किया, एक चीज मतलब कुछ चीज़ों को लेकर ना उनके अमाउंट फिक्स कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि ये 1 किलो है, ये 1 ग्राम है, या 1 लीटर है, तो उन्होंने क्या बोला, इसके अकॉर्डिंग ही आज के बाद जितने भी सामान बनेंगे पूरे अर्थ पे, इसके अकॉर्डिंग ही मतलब कि बनाया जाएगा, उसे ही मतलब उस फर्स्ट चीज़ को क्या माना गया, स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा, तो इन्होंने क्या किया, कार्बन को क्या बोला, कार्बन का वेट 12 है। इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए तो और बोला कार्बन का वेट 12 है, और 12 को क्या मान लिया, स्टैंडर्ड। इन्होंने क्या बोला कि कार्बन के अकॉर्डिंग ही अब बाकी सभी एलिमेंट्स के वेट को मेजर किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, कार्बन से पहले हाइड्रोजन लिया गया था, बट हाइड्रोजन में कुछ प्रॉब्लम्स आई आगे जाके, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया। ठीक है, सबसे पहले देखो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है बेटा, और याद रखना कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ए लिया, बी लिया और सी बन गया, याद रखना ए और बी क्या होता है। वैसे मान लो कि ए के बीच में हम आप H2 लेते हो, तो वैसे तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल लेते हो, बट H2 के अंदर भी तो 2 एटम है ना, 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है ना। मतलब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हो तो आप लेते एटम ही हो, चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी। मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 एटम को मिला के मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है बेटा, 4 एटम को मिला के मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो मेनली 2 को ही बोलते हैं। ठीक है, वो फार्मूला
बनता है वो कंपाउंड होता है वो अलग चीज़ हुआ, वो आगे जाकर आपको समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद ये वही बात है जो मैंने आपको बोला, इन्होंने स्टैंडर्ड लिया उसे, ठीक है, और उसको क्या बोला, एटॉमिक मास यूनिट। वो जो स्टैंडर्ड लिया बच्चों उसको क्या बोला इन्होंने, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, और बाद में इस सिंबल को इन्होंने AM हटा दिया, U रख दिया, सिर्फ U। ठीक है, और याद रखना अगर आप कार्बन का एक एटॉमिक मास यूनिट निकालोगे, वैसे तो क्या उन्होंने बोला 12 ग्राम, ठीक है, बट हम क्या करते हैं 12 को एक ना बेटा स्पेशल एक एब्सोल्यूट नंबर है, उससे हमने क्या करना है, अभी आपका न्यूमेरिकल आएगा ना फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं आपको अगर न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको पता लगेगा। अभी आप जस्ट इतना देख लो, 1 AMU कार्बन इसके बराबर होता है, ठीक है, 1.66 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद है अगला एक क्वेश्चन आता है कि क्या इज एटॉमिक मास यूनिट इज प्रैक्टिकल यूनिट, क्या एटॉमिक मास यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट है, तो आपका क्या आंसर होगा। अब सीधे से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप एक किसी एटम में हाइड्रोजन देता हूँ और उसको तो वे करने के लिए क्या वे कर सकते हो, आपका आंसर होगा नो, बिकॉज 0 के बाद 27 पॉइंट के बाद 27 जीरो आएगा, तो कोई मशीन ही नहीं जो वे कर सके। तो इसलिए मतलब क्या है कि ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बैलेंस नहीं है जो इसको वे कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ऊपर तो बेटा जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप ही था, तो इसका सबसे पहले याद रखना, इसको लिखते हैं ए से, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं जेड से। दोबारा सुनो, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखेंगे, मास को ए से लिखेंगे। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर को जेड से और मास को ए से लिखेंगे। ठीक है, या अब इसका डेफिनेशन देख लो, एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। क्या वो बेटा बोल रहे हैं कि एवरेज मास ऑफ एटम किसका, उस एलिमेंट का। मान लो किसी एलिमेंट के अंदर जो एटम है उनका एवरेज मास ले लो, ठीक है, इन एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मतलब क्या है, एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में। उसको जब मतलब कि आपने कैलकुलेशन किया, कन्वर्ट किया एटॉमिक मास यूनिट में, उसे बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एवरेज मास ऑफ एटम किसका, एलिमेंट का, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, इसको ए से लिखते हैं, सिंस द एटॉमिक मास ऑफ एक्चुअल मास, अगर एक्चुअल मास को हम देखते हैं तो उसे हम किससे लिखते हैं, ग्राम किलोग्राम में लिखते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट किसके बराबर है, एवरेज मास ऑफ एन एटम दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये पावे मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऊपर डेफिनेशन याद कर लेना। ओके, इसके बाद ये नहीं करना आपने बेटा रिलेटिव मास यूनिट क्या होता है, अगर करना होगा तो सिंपल डेफिनेशन देख लेना ये वाला, इसके अलावा जरूरत नहीं है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिफाइन एज, ये किसके बराबर होता है, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट कंपेयर टू द, मतलब क्या करना है, एवरेज लेना है किसका, रिलेटिव मास ऑफ एन एटम का, और उसको किससे डिवाइड कर देना है, एटम ऑफ द 12। मतलब जो, अब ये देखो, इसको आप डेफिनेट मतलब कि फॉर्मूले समझो, ज़्यादा इजी समझ आएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अगर आपने नापना है इसको, वैसे तो ए मानते हैं एटॉमिक मास को, अगर रिलेटिव है तो आर लिख देंगे। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एवरेज मास ऑफ एक एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 12। ठीक है, अपॉन 12, या तो ऐसे बोल सकते हो मास ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, अब आपको समझ आ गया, मतलब क्या है कि जो आपका जो भी वैल्यू आएगा ना उसको इससे डिवाइड कर देना, बस आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो। मतलब कि एवरेज मास एक एटम, एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जो एवरेज मास आएगा एक एटम ऑफ एलिमेंट का, उसको आपने इससे डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा आपका रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। समझ गया आप। इसके बाद आपने ऊपर वाला वो बाकी कुछ नहीं करना है, वो नीड नहीं है, बट डेफिनेशन इनफ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्या, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। ठीक है, इसका आंसर है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज एटम। सबसे पहले याद रखना, कोई भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसे वो क्या होता है बच्चों, एटम होता है। ठीक है, हमारे जो पीरियोडिक टेबल में है, हम पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं, जिसमें 118 फैमिली मेंबर है केमिस्ट्री के, वो याद रखना प्रेजेंट है ओनली। और याद रखना सिर्फ 90 मतलब 90 जो है जो हमें अर्थ से मिला है, और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उन्हें हमने डिस्कवर किया, बनाया है। ठीक है बेटा, और याद रखना आप खुद देखो, अब जैसे वाटर है, वाटर में क्या है, H2 और O है, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला है। याद रखना एक 118 एलिमेंट को आप खुद सोच लो कि आप कितने कॉम्बिनेशन कर सकते हो। मतलब क्या है कि बच्चों अलग अलग चीज़ को मिला के एक नया चीज़ बनाना।
ठीक है बेटा। सो देयर आर 118 डिफरेंट वे, हमारे पास 118 अलग वे हैं। सो इफ़ वी कुड नॉट कंबाइन टुगेदर, मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक 118 टाइप्स ऑफ एटम है, ठीक है, हमारे पास 118 टाइप ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। और याद रखना कि पर कुछ केमिस्ट्री में ना कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो कंबाइन हम नहीं कर सकते हैं। सो इफ़ एटम कुड नॉट कंबाइन टुगेदर देयर वुड बी ओनली 118 डिफरेंट एलिमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है कि आपके पास 118 एलिमेंट है, ठीक है बेटा। इनका कहने का मतलब है कि अगर एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो, अगर ऐसा कोई केस आ जाए जब एटम कंबाइन ना हो, मान लो मैं मानता हूँ कि एटम कंबाइन नहीं होता है, तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास क्या, सिर्फ हमारे पास तो 118 एलिमेंट ही होने चाहिए फिर हमारे पास। इसका मतलब तो सिर्फ हमारे पास 118 ही एलिमेंट होना चाहिए अर्थ में, बट ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ याद रखना बच्चों, 118 एलिमेंट को हम अलग अलग तरीके से मिक्स करके और नए एलिमेंट बना सकते हैं। मान लो आपने क्या किया, एक बार कार्बन हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, वाटर बना दिया, ठीक है बेटा। एक बार आपने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। एक बार आपने एक कार्बन 2 ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। एक बार आपने हाइड्रोजन लिया, सल्फर लिया, ऑक्सीजन लिया, इन सबको मिला के आपने हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड मिला लिया। एक बार हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, मतलब आपने कितने सारे कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको अभी बताने लग पड़ूँ तो शाम हो जाए, ठीक है बच्चों। यानी कि आपके पास इतने सारे कॉम्बिनेशन है, जब इनको मिलाओगे तो आप मिलियंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बना सकते हो। और याद रखना हमारे अर्थ में, हमारे आसपास भी इतने कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत अलग अलग है, ठीक है। दिस कुड बिकम पॉसिबल बिकॉज एटम विल, क्योंकि ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि एटम आपस में कंबाइन होते हैं और अलग अलग चीज़ बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये इतना ही आपने करना है, बाकी करने की नीड नहीं है, नीचे एग्जाम्पल टाइप ही है, जरूरत नहीं है करने की। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप इसको टिक लगाते चलो, मैं जितना जितना करवा रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो देख के टिक लगाते चलो, मैंने यहाँ टिक लगाया हुआ है, ये नहीं करना है, क्रॉस मारा है। इसके बाद आपने सीधे ही आना है मॉलिक्यूल पे। अब मैंने आपको मॉलिक्यूल बताया था, मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, ये क्या होता है बच्चों। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन यहाँ थोड़ा अलग दिया है, वैसे तो मैंने सिंपल लैंग्वेज समझाया, बट एक इन डेफिनेशन की तरह अगर देखोगे तो ये ऐसे है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, और ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड का जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, मतलब कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका, एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का, ठीक है बच्चों, जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। और ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब कि रूम टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हो, जिसमें हम जी रहे हैं ना, हमारा अभी आप जैसे आप बैठे हो घर में, तो ना टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा ना गर्म है, इस ऐसे टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, याद रखना मतलब कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, ठीक है, किसी भी, अब दोबारा इस डेफिनेशन को सुन लो, कंफ्यूज मत होना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है ऑर्डिनरी कंडीशन में, और वो जो शो करे हर तरह का प्रॉपर्टी उस एलिमेंट या सब्सटेंस का, मतलब जिसका ये पार्ट है उसी की तरह ये उसकी सभी प्रॉपर्टी शो करे, इसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल। क्लियर है आपको डेफिनेशन। उसके बाद देखो मॉलिक्यूल, याद रखना ए मॉलिक्यूल इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप, याद रखना ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होते हैं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, याद रखना मॉलिक्यूल पे कभी भी कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल क्या होता है, अगर थोड़े बहुत चार्ज होते जब वो दो आपस में मिलते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब जीरो चार्ज, ठीक है। मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, मॉलिक्यूल कैन फॉर्म आइदर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, और याद रखना मॉलिक्यूल जो बनता है या तो सेम एटम से बनता है या डिफरेंट एटम से भी बन सकता है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एरोमिसिटी, एटोमिसिटी बोलते हैं इसको, एटोमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये याद रखना एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 1 2 3 हो सकता है। एटोमिसिटी क्या होता है आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, अगर आएगा तो, ओके। याद रखना मॉलिक्यूल, अब देखो बच्चों, एक होता है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक वो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं जो कभी भी किसी के साथ जुड़कर नहीं रहता, जैसे कि मैंने क्या बोला था, नोवल, इसे बोलते हैं बेटा नोवल गैसेस या इनर्ट गैसेस। नोवल गैसेस जो वो गैसेस, या इनर्ट गैसेस वो गैसेस होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन जो हमेशा ही
अकेले रहते हैं, इसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल होता है। ओके, वैसे इनको छोड़कर, यही कुछ गैसेस को छोड़कर बाकी सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 एटम्स के बने होते हैं, सिर्फ ये होते हैं जो सिंगल के बने होते हैं। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन मतलब कि ये अलग है बाकियों से। मॉलिक्यूल लाइक जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक, ये देखो H2 ठीक है। अब ये देखो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O है, CO2 ऐसे होता है, सल्फर ऐसे होता है। ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे केमिकल फार्मूला। अब देखो, अगर केमिकल फार्मूला आप पढ़ रहे हो, केमिकल फार्मूला क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में देखो। अगर आप मान लो H2O है, ऊपर देखो H2O है, इसका कोई ना कोई बेटा नाम तो होगा ना। ठीक है, तो इस नाम को देने के लिए हमने एक वर्ड लेके आए केमिकल फार्मूला। इससे क्या करते हैं, जब कोई एटम्स मिलते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके जो चीज़ें प्रेजेंट होता है उस मतलब जो अलग तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। ठीक है बेटा, इसके 2 तरीके हैं, एक वो बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक को बोलते हैं इंपीरियल फार्मूला। ठीक है, ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ए शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल टर्म एज सैम्बल। ठीक है, अब टर्म एज सैम्बल एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच द एलिमेंट प्रेजेंट इन कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी इसको दूसरे डेफिनेशन बोलोगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंटिंग बाय द एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एटम। अब इसको आप ऐसे समझो, मैंने बोल दिया वाटर, और वाटर तो बोल दिया, बट अब मैं रिएक्शन में वाटर थोड़ा यूज करूंगा। मैं क्या करता हूँ, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक क्या होता है, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप इसका कैसे दोगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये क्या हुआ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, यही बोल रहा है कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एटम, मतलब कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सब्सटेंस जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस मतलब अलग अलग तरह के एटम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि हम वाटर लिखते हैं, वाटर को हम H2O लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर है आपको, ये डेफिनेशन लिख देना, ये लिख देना, आंसर। ठीक है बेटा, आज हम इतना करेंगे। थैंक यू फॉर टू।